ये अध्याय द डार्क लेगेसी के उतार चढ़ाव, गहरी दोस्ती और दोनों दुनिया के बीच के भारी तनाव को एक नए स्तर पर दिखाता है। जहां एक तरफ काल कोठरी का अंधेरा और एक जादुई समझौते का टूटना आर्यन को संकट में डालता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी असली दुनिया का जश्न भी उसके मन की उदासी को कम नहीं कर पा रहा है। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 47। काल कोठरी का दर्द, पुराना समझौता और सुनहरी दुनिया का अधूरा जश्न। चंदनपुर गांव की उस बेहद ठंडी, सीलन भरी और अंधेरी काल कोठरी में केवल जंजीरों के टकराने की खनखनाहट गूंज रही थी। कानून विभाग के सैनिकों ने आर्यन और नन्हे श्वेत शार्दूल को भारी लोहे की बेड़ियों से जकड़कर एक कोने में डाल दिया था। कड़े कल्टीवेटर्स के साथ हुई उस भयंकर लड़ाई के कारण दोनों के शरीरों पर गहरे जख्म थे। आर्यन की पीठ से अभी भी हल्का खून रिस रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपने खुद के दर्द पर बिल्कुल नहीं था। उसके ठीक बगल में लेटा उसका नन्हा दोस्त श्वेत शार्दूल इस वक्त असहनीय दर्द से तड़प रहा था। लड़ाई के मैदान में जो भयंकर जादुई शक्ति शार्दूल के भीतर अचानक जागी थी, उसका छोटा और मासूम शरीर उस असीम ऊर्जा के दबाव को संभालने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं था। उसकी नीली आंखें दर्द के मारे आधी बंद थीं और उसके छोटे से बदन में रह रहकर कंपन हो रहा था। काल कोठरी में हीलिंग और अटूट दोस्ती। अपने इस वफादार और नन्हे दोस्त को इस तरह तड़पते देखना आर्यन के लिए किसी खंजर के चुभने जैसा था। उसने अपनी भारी लोहे की बेड़ियों को घसीटते हुए खुद को शार्दूल के करीब किया और अपना एक हाथ उसके कांपते हुए सिर पर रखा। आर्यन ने बहुत ही भावुक और धीमी आवाज में कहा, हौसला मत हारना मेरे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, अब तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। बस थोड़ा सा रुक जाओ। आर्यन ने बिना कोई समय गवाए अपनी मानसिक चेतना को जगाया और सिस्टम स्टोर को ओपन किया। हाल ही में सिस्टम के कठिन टास्क पूरे करने की वजह से उसे पूरे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हुए थे। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी बचत थी। उसने तुरंत इन रिवॉर्ड पॉइंट्स में से एक बेहतरीन दवा चुनने का फैसला किया। आर्यन ने मन ही मन कमांड दिया, सिस्टम, तुरंत मेरे टास्क से मिले 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स में से 2,000 पॉइंट्स का इस्तेमाल करो और सबसे असरदार हीलिंग एलिक्सिर बाहर निकालो। जैसे ही उसने कमांड दिया, सिस्टम की तरफ से मैसेज आया, कमांड स्वीकार्य, 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाए जा रहे हैं। विशेष हीलिंग एलिक्सिर होस्ट की इन्वेंट्री से प्रकट की जा रही है। अगले ही पल आर्यन के हाथ में एक छोटी सी कांच की शीशी प्रकट हुई, जिसके भीतर गाढ़ा सुनहरे रंग का जादुई द्रव चमक रहा था। आर्यन ने खुद बहुत दर्द में होने के बावजूद उस दवा की एक बूंद भी खुद नहीं पी। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि खुद दवा पीने से उसके कीमती रिवॉर्ड पॉइंट्स और कम हो जाते, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि रात के ठीक 12 बजने वाले थे। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि जैसे ही वो अपनी असली दुनिया में कदम रखेगा, सिस्टम के स्थानांतरण नियम के अनुसार उसका इंसानी शरीर अपने आप पूरी तरह स्वस्थ और ठीक हो जाएगा। इसलिए उसने वो पूरी दवा शार्दूल के छोटे से मुंह में डाल दी। जैसे ही जादुई एलिक्सिर शार्दूल के पेट में गया, उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी आभा निकलने लगी और जख्मों का भरना शुरू हुआ। लेकिन आर्यन ने एक बात गौर की, ये हीलिंग प्रक्रिया पहले के मुकाबलों की तुलना में बहुत ज्यादा धीमी थी। आर्यन ने मन ही मन सोचते हुए कहा, अरे, ये हीलिंग इतनी धीरे क्यों हो रही है? ओ, मैं समझ गया। जैसे जैसे शरीर ताकतवर और उच्च लेवल पर पहुंचता है, उसकी कोशिकाओं को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जादुई ऊर्जा और समय की जरूरत होती है। मेरा ये दोस्त भले ही उम्र में 1 साल से भी छोटा है, लेकिन शारीरिक और कल्टीवेशन के रूप में ये मुझसे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और उन्नत है। इसकी बढ़ने की रफ्तार सचमुच लाजवाब और अकल्पनीय है। आर्यन लगातार शार्दूल के सिर को सहलाता रहा और उससे बातें करता रहा ताकि उसका ध्यान दर्द से हट सके। धीरे धीरे दवा ने अपना गहरा असर दिखाया और शार्दूल की सांसें सामान्य होने लगीं। वो अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था, हालांकि आंतरिक रूप से हीलिंग अभी भी जारी थी। आर्यन ने शार्दूल की आंखों में देखते हुए कहा, शार्दूल, सुनो भाई, अब रात के 12 बजने वाले हैं और मुझे कुछ समय के लिए अपनी असली दुनिया में जाना ही होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करना, जैसे ही वहां सुबह होगी, मैं यहां तुरंत लौट आऊंगा। तब तक तुम अपनी पूरी चेतना को शांत रखो और अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने पर ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है कि कल सुबह जब यहां अदालत सजे तो हमें अपनी ताकत के दम पर इस काल कोठरी को तोड़कर यहां से भागना पड़े।
शार्दूल ने समझदारी से अपनी हल्की नीली आंखें खोलीं और आर्यन के भरोसे को भांपकर धीरे से अपना सिर हिला दिया। गिल्ड का तनाव और टूटने के कगार पर समझौता। इधर रात के सन्नाटे में चंदनपुर के मूनलाइट गिल्ड की मुख्य इमारत के भीतर वाइस गिल्ड मास्टर अपने आलीशान कक्ष में बेहद बेचैनी से टहल रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। वे आर्यन के भविष्य को लेकर बेहद परेशान थे, क्योंकि वे जानते थे कि मामला केवल एक लड़ाई का नहीं था, बल्कि ये साम्राज्य के सबसे बड़े संवेदनशील नियमों से जुड़ा था। वाइस गिल्ड मास्टर ने रात में ही अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों और कल्टीवेटर साथियों की एक टुकड़ी को मूनलाइट साम्राज्य के मुख्य शहर की तरफ रवाना कर दिया था, ताकि वे वहां जाकर गिल्ड मास्टर को आज चंदनपुर गांव में घटी इस पूरी खौफनाक घटना और आर्यन के अद्वितीय पराक्रम का पूरा विवरण दे सकें। लेकिन संकेत बहुत बड़ा था। दरअसल सदियों पहले इंसानों और शार्दूल कबीले के बीच एक बेहद कड़ा और पवित्र समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत दोनों प्रजातियां एक दूसरे के खिलाफ कभी युद्ध नहीं करेंगी और न ही एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र या बस्तियों में कदम रखेंगी। लेकिन आज आर्यन के कारण एक श्वेत शार्दूल चंदनपुर गांव जैसी इंसानी बस्ती के भीतर घुस आया था और उसने नरसंहार किया था। भले ही वो आत्मरक्षा में था, लेकिन सत्ता के बड़े रसूखदार लोग और उस होटल के अमीर मालिक इस बात का फायदा उठाकर गिल्ड मास्टर पर आर्यन को कड़ी से कड़ी सजा या मृत्युदंड देने का भारी दबाव बनाने वाले थे। ये पूरा मसला साम्राज्य की राजनीति को हिला देने वाला था। असली दुनिया की सुबह। सेलिब्रिटी टॉपर आर्यन। ठीक रात के 12 बजते ही काल कोठरी का वो भयानक दृश्य ओझल हो गया। आर्यन की चेतना ने उसकी असली दुनिया के आरामदायक बिस्तर पर आंखें खोलीं। यहां अभी सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। खिड़की से चिड़ियों की चहचहाहट और ताज़ी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। स्थानांतरण के नियम के अनुसार आर्यन का शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। पीठ का दर्द गायब था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी अपने छोटे दोस्त शार्दूल की गहरी चिंता साफ झलक रही थी। वो चाहकर भी इस वक्त उस दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकता था। सब कुछ समय के हाथ में था। आर्यन भारी मन से उठा। नहा धोकर उसने अपने स्कूल की साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनी। जब वो तैयार होकर ड्राइंग रूम में आया तो वहां का माहौल खुशियों से सराबोर था। उसकी माँ, दादाजी और दादीजी टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। आर्यन के पूरे रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में 99.4% लाकर टॉप करने की खुशी में दादाजी ने आज सुबह ही पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने का ऑर्डर दे दिया था। माँ ने प्यार से पराठा थाली में रखते हुए कहा, आओ मेरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बेटा, आज तो स्कूल में तुम्हारी जय जयकार होने वाली है। पूरे जिले में पहला स्थान लाना कोई छोटी बात नहीं है। दादीजी ने खुश होते हुए कहा, हाँ मेरे लाल, आज तो न्यूज़ चैनल वाले भी आने वाले हैं ना, टीवी पर हमारे बच्चे का चेहरा चमकेगा। दादाजी ने गर्व से हंसते हुए कहा, आज हमारे खानदान का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। आर्यन बेटा, तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे हो? जरा मुस्कुराओ। आर्यन ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाई। वो अपने परिवार की खुशियों को खराब नहीं करना चाहता था। उसने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। आर्यन की कक्षा 10वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उसका कॉलेज शुरू होने वाला था। लेकिन आज वो स्कूल इसलिए जा रहा था क्योंकि स्कूल प्रशासन ने उसके इस ऐतिहासिक टॉप करने की खुशी में एक छोटा सा सम्मान समारोह और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जैसे ही आर्यन ने स्कूल के मुख्य गेट पर कदम रखा, नज़ारा देखने लायक था। जूनियर छात्र, उसके सहपाठी और यहां तक कि स्कूल के चपरासी भी उसे ऐसे देख रहे थे मानो कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी आ गया हो। चारों तरफ बस उसी के नाम की गूंज थी। दोस्तों के साथ मुलाकात और समीर का 37% का धमाका। तभी गलियारे में उसे ईशानी मिली। ईशानी इस बार पूरे स्कूल की सेकंड टॉपर रही थी, जिसने बोर्ड परीक्षाओं में 97.2% अंक हासिल किए थे। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर सफलता की चमक थी। ईशानी ने दौड़कर पास आते हुए हंसकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर डिस्ट्रिक्ट टॉपर। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने तो पूरे जिले का रिजल्ट ही एक तरफा कर दिया। लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम टॉप करके नहीं बल्कि फेल होकर आ रहे हो? कोई परेशानी है क्या आर्यन? आर्यन ने बात को छुपाते हुए कहा, अरे नहीं शानी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस रात को नींद थोड़ी कम पूरी हुई थी, इसलिए थोड़ा थका हुआ हूं। वैसे तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। 97.2% कोई आसान काम नहीं है।
दोनों आपस में बड़े ही दोस्ताना और प्यारे अंदाज में बात कर रहे थे कि तभी दूर से हाँफता हुआ उनका सबसे जिगरी दोस्त समीर दौड़ता हुआ आया। समीर हमेशा की तरह बैकबेंचर और मस्तीखोर लड़का था। समीर ने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, ओए मेरे भाई, मेरे शेर, तूने तो पूरे रूपनगर में तहलका मचा दिया यार। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है। ईशानी ने समीर की तरफ देखा और अपनी भौहें सिकाड़ते हुए शरारत से पूछा, अच्छा समीर, आर्यन की तारीफ तो हो गई, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। तुमने तो अपना रोल नंबर ग्रुप पर शेयर भी नहीं किया था। समीर का चेहरा ये सुनते ही अचानक सफेद पड़ गया। वो इधर उधर देखने लगा और अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक करने लगा। समीर ने बात को टालते हुए कहा, अरे यार ईशानी, छोड़ो ना, आज का दिन हमारे भाई आर्यन का है, आज सिर्फ उसी की बात होनी चाहिए। मेरा रिजल्ट क्या देखना, वो तो बस आता जाता रहता है। ईशानी ने जिद करते हुए कहा, नहीं समीर, ऐसे बात नहीं बनेगी। बताओ, कितने % आए हैं तुम्हारे? समीर ने एक लंबी सांस ली, आर्यन की तरफ देखा और बहुत ही दयनीय आवाज में बोला, वो असल में मेरे पूरे 37% आए हैं यार। कसम से, भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है कि मैं उस पासिंग लाइन के ठीक ऊपर लैंड कर गया, बस मुश्किल से पास हुआ हूं। ये सुनते ही आर्यन, ईशानी और खुद समीर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। समीर के इस अजीबोगरीब रिजल्ट ने उस गंभीर माहौल को पूरी तरह हल्का कर दिया था। आर्यन की हंसी भले ही पूरी तरह अंदर से असली नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार कालकोठरी और शार्दुल का चेहरा घूम रहा था, लेकिन इस वक्त अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराना और इस समय का आनंद लेना समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। प्रिंसिपल्स ऑफिस में मिठाई और ताने, अभी वे तीनों हंसी रहे थे कि तभी एक जूनियर छात्र दौड़ता हुआ उनके पास आया। उस छात्र ने कहा, आर्यन भैया, ईशानी दीदी, आपको प्रिंसिपल सर ने तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है। वहां बहुत सारे लोग आए हैं। आर्यन और ईशानी ने एक दूसरे को देखा। समीर वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और ईशानी के साथ मिलकर समीर को भी जबरदस्ती खींचते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के भीतर ले गए। प्रिंसिपल ऑफिस के भीतर का नजारा बेहद गर्व से भरा था। वहां मुख्य कोच खन्ना सर, स्कूल के 4 पैसे वरिष्ठ शिक्षक और कुछ स्थानीय पत्रकार बैठे थे। जैसे ही आर्यन ने अंदर प्रवेश किया, प्रिंसिपल सर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और कोच खन्ना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। प्रिंसिपल सर ने कहा, आओ आओ, हमारे स्कूल के गौरव, हमारे कोहिनूर। बैठो बेटा। कोच खन्ना ने तुरंत टेबल पर रखा हुआ काजू कतली का एक बड़ा सा डिब्बा उठाया और पहले आर्यन, फिर ईशानी और उसके बाद समीर को अपने हाथों से बड़ी सी मिठाई खिलाई। प्रिंसिपल सर ने आर्यन और ईशानी की तारीफ करते हुए कहा, आर्यन, तुमने पूरे रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में 99.4% लाकर हमारे स्कूल का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखवा दिया है। मुझे अपने पूरे करियर में तुम जैसा होनहार और एकाग्र छात्र कभी नहीं मिला। और ईशानी बेटा, तुमने भी 97.2% लाकर इस स्कूल की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगा दिए हैं। मुझे तुम दोनों पर बेहद गर्व है। कोच खन्ना ने हंसते हुए समीर की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ सर, ये दोनों तो हमारे स्कूल के असली हीरा और मोती हैं। लेकिन सर, जरा हमारे इस तीसरे रत्न समीर को भी देखिए। समीर, सुना है तुमने पूरे 37% लाकर पास होने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तुमने तो बाउंड्री लाइन पर ऐसी बैटिंग की है कि अंपायर भी हैरान रह गया। कोच खन्ना के इस मजाकिया ताने को सुनकर ऑफिस में बैठे सभी टीचर्स और खुद प्रिंसिपल सर जोर जोर से हंसने लगे। समीर ने अपनी गर्दन खुजलाते हुए मुस्कुराकर कहा, सर, पास होना भी तो एक कला है ना, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। कैंटीन में भविष्य की प्लानिंग, बड़े शहर के बड़े सपने। प्रिंसिपल सर ने जैसे ही बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में अभी करीब आधा घंटा बाकी है, समीर ने बिना एक सेकंड गंवाए आर्यन और ईशानी का हाथ पकड़ा और सीधे स्कूल की पुरानी, खस्ताहाल लेकिन समोसों के लिए मशहूर कैंटीन की तरफ दौड़ लगा दी। कैंटीन में पहुंचते ही समीर ने किसी बड़े नवाब की तरह चिल्लाकर ऑर्डर दिया। समीर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, ओ ए काका, 3 कड़क समोसे, 2 लाल चटनी वाली प्लेट और 3 ठंडी कोल्ड ड्रिंक तुरंत हाजिर की जाए। आज हमारा भाई डिस्ट्रिक्ट टॉपर पूरे जिले को अपनी उंगली पर नचाकर आया है, बिल यही भरेगा।
ईशानी ने अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में लेते हुए एक कुर्सी खींची और आर्यन की तरफ बड़ी संजीदगी से देखा। ईशानी ने पूछा, वैसे आर्यन, मजाक से हटकर बात करें तो अब आगे का क्या प्लान है? 10वीं तो खत्म हो गई, अब इस छोटे से रूपनगर के स्कूल को छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो? समीर ने मुंह में आधा समोसा ठूसते हुए तुरंत बीच में टोक दिया। समीर ने कहा, अरे ईशानी, तू भी क्या बचकानी बातें कर रही है? देख भाई आर्यन, तू चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गया हो, लेकिन दोस्ती के मामले में हम फेविकोल का जोड़ हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे की पढ़ाई इसी सड़े गले जाने पहचाने स्कूल के सीनियर विंग 11वीं 12वीं में ही करूंगा। ईशानी भी यहीं रह रही है, तो तू भी ज्यादा उड़ने की मत सोच, चुपचाप यहीं फॉर्म जमा कर दे। आर्यन ने एक ठंडी सांस ली। उसके दिमाग में एक तरफ तो जादुई दुनिया की कालकोठरी और शार्दूल का दर्द घूम रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी असली दुनिया के करियर का भी फैसला करना था। उसने दोनों दोस्तों की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव ले आया। आर्यन ने धीरे से कहा, समीर, ईशानी, असल में मैंने कुछ अलग सोचा है। मैं आगे की पढ़ाई इस स्कूल से नहीं करूंगा। मैंने तय किया है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर के सबसे नामी और वीआईपी स्कूल द रॉयल एम्पायर इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लूंगा। ये सुनते ही समीर के हाथ से समोसा सीधे चटनी की प्लेट में जा गिरा। उसने अपनी आंखें इतनी बड़ी कर ली मानो उसने साक्षात कोई भूत देख लिया हो। समीर ने छाती पर हाथ रखते हुए कहा, क्या रॉयल एम्पायर स्कूल? ओए आर्यन, होश में तो है तू? भाई वो स्कूल नहीं है, वो अमीरों का कल्टीवेशन हब है। वहां के बच्चे साइकिल या स्कूटी से नहीं, बल्कि मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से स्कूल आते हैं। सुना है वहां कैंटीन में समोसे नहीं, बर्गर और पिज्जा मिलते हैं और पानी की बोतल भी 500 रुपए की आती है। तू हम गरीबों को छोड़कर उस वीआईपी दुनिया में जाएगा? ईशानी ने समीर के सिर पर धीरे से एक चपत लगाई और मुस्कुराते हुए आर्यन की बात का समर्थन किया। ईशानी ने कहा, समीर, अपनी नौटंकी बंद करो। आर्यन पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है, उसके 99.4% आए हैं। ऐसे बड़े और नामी स्कूल तो उसे खुद स्कॉलरशिप देकर अपने यहां बुलाएंगे। और सच कहूं तो आर्यन का फैसला बिल्कुल सही है। अगर आगे जाकर सिविल सर्विसेज या देश के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं तो बड़े शहर के बड़े स्कूल में जाना ही पड़ेगा। वैसे आर्यन, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने भी उसी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मेरा भी वहां सिलेक्शन हो गया है। समीर ने अब अपना सिर पकड़ लिया और रोने का नाटक करने लगा। समीर ने तड़पते हुए कहा, अरे मरे रे, इसका मतलब तुम दोनों बड़े शहर जाकर टाई कोट पहनकर अंग्रेजी झाड़ोगे और मैं इसी कैंटीन में अकेला बैठकर काका के समोसे तोड़ूंगा? ईशानी, तू तो सेकंड टॉपर है, तेरा समझ आता है। पर आर्यन, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तू भूल गया जब 9th क्लास के मैथ टेस्ट में मैंने तुझे अपनी आंसर शीट से चीटिंग करने के लिए दुआ दी थी। आर्यन समीर की इस हरकत पर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कल्टीवेशन की उस बेरहम दुनिया के खौफ के बीच समीर का ये मजाकिया अंदाज उसके दिल को हल्का कर रहा था। आर्यन ने समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसकर कहा, ओए ड्रामेबाज, तेरी दुआ की वजह से नहीं, मेरी खुद की पढ़ाई की वजह से नंबर आए थे। और रही बात तेरी, तो तू क्यों रो रहा है? रॉयल एम्पायर स्कूल में स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का बहुत बड़ा कोटा होता है। तू भले ही पढ़ाई में 37% लाया हो, लेकिन स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन तो तू ही है ना? कोच खन्ना सर ने पहले ही रॉयल एम्पायर के हेड कोच से बात कर रखी है। अगर तू थोड़ा सा दम लगाए तो स्पोर्ट्स कोटे से तेरा एडमिशन भी वहां आसानी से हो सकता है। समीर का रोता हुआ चेहरा एक झटके में गायब हो गया और उसकी आंखों में 440 वोल्ट की बिजली चमक उठी। उसने तुरंत अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हवा में लहराई। समीर ने कॉलर ऊंचा करते हुए कहा, क्या बात कर रहा है? मेरा एडमिशन भी उस वीआईपी स्कूल में? भाई, फिर तो तहलका मच जाएगा। वहां की लड़कियों को जब पता चलेगा कि रूपनगर का ब्रेटली आ गया है तो ऑटोग्राफ लेने की लाइन लग जाएगी। ईशानी, सुन रही है ना? अब तेरा ये भाई भी शहर के बड़े स्कूल में जाकर अंग्रेजी में बात करेगा। वॉट आर यू डूइंग ब्रो? ईशानी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हाँ समीर, तुम्हारी अंग्रेजी सुनकर तो वहां के प्रिंसिपल खुद स्कूल छोड़कर भाग जाएंगे। पर चलो, ये तो बहुत ही अद्भुत बात होगी। अगर हम तीनों एक ही बड़े स्कूल में रहे तो शहर की चकाचौंध में भी हमारी दोस्ती का ये गैंग कभी नहीं टूटेगा।
आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों दोस्तों के हाथों पर अपना हाथ रखा। इस असली दुनिया के दोस्तों का ये निश्चल प्यार और नई मंजिल के सपने उसे अंदर से एक नई ताकत दे रहे थे। आर्यन ने मन ही मन सोचा, मुझे इस असली दुनिया में भी अपने दोस्तों के साथ बहुत आगे जाना है और बड़े शहर के उस नए स्कूल में अपनी एक अलग पहचान बनानी है। लेकिन उससे पहले मुझे आज रात 12 बजे उस जादुई दुनिया की कालकोठरी को चीरकर शार्दूल को इंसाफ दिलाना होगा। गिल्ड मास्टर चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों, अगर उन्होंने गलत फैसला किया तो उन्हें मेरी इस नई ताकत का स्वाद चखना ही पड़ेगा। तभी कैंटीन के लाउडस्पीकर पर प्रिंसिपल सर की आवाज गूंजी। आर्यन और ईशानी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। मीडिया वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। तीनों दोस्तों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक खत्म की और एक नए जोश के साथ हॉल की तरफ बढ़ गए। आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। जब आर्यन बड़े शहर के उस वीआईपी स्कूल द रॉयल एम्पायर में कदम रखेगा तो वहां के अमीर और घमंडी कल्टीवेटर, मेरा मतलब है अमीर छात्र, उसका स्वागत कैसे करेंगे? और क्या समीर अपनी 37% वाली बुद्धि से वहां कोई नया हंगामा खड़ा करेगा? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी, एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह अध्याय द डार्क लेगेसी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और भावनाओं से भरा मोड़ है। यहां आर्यन को एक साथ दो बिल्कुल अलग दुनिया के मोर्चों पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है। एक तरफ मीडिया के तीखे और जहरीले सवाल हैं, तो दूसरी तरफ जादुई दुनिया की वो सर्वोच्च अदालत जहां कानून की बेड़ियां उसकी आजादी को छीनने के लिए तैयार हैं। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 48, पत्रकारों के तीखे तीर, मां का फक्र और अदालत का सन्नाटा। प्रिंसिपल सर के लाउडस्पीकर पर घोषणा करते ही आर्यन, ईशानी और समीर बिना कोई समय गंवाए स्कूल के विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने हॉल के भीतर कदम रखा, वहां का नजारा देखकर कोई भी आम छात्र घबरा जाता। पूरे जिले के नामी अखबारों और न्यूज चैनलों के पत्रकार अपनी पैनी नजरों के साथ कुर्सियों पर बैठे थे। सामने कई सारे कैमरे और उनके फ्लैश चमक रहे थे और टेबल पर ढेर सारे न्यूज चैनलों के माइक सजे हुए थे। आर्यन बहुत ही शांत कदमों से आगे बढ़ा और मंच पर बने मुख्य सोफे पर प्रिंसिपल सर, ईशानी और स्कूल के दो सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ बैठ गया। समीर को मंच के ठीक पीछे वाली पहली रो में जगह मिली, जहां से वो बार बार अपनी कॉलर ऊंची करके आर्यन को अंगूठा दिखा रहा था, मानो टॉप उसने खुद किया हो। शुरुआत के सवाल बहुत ही हल्के फुल्के और साधारण थे, जैसे हर टॉपर से पूछे जाते हैं। एक महिला पत्रकार, आर्यन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी इस सफलता का राज क्या है। आप रोज कितने घंटे पढ़ते थे और परीक्षा के दिनों में आपने खुद को सोशल मीडिया से कैसे दूर रखा? आर्यन अच्छी तरह जानता था कि उसके इंटेलिजेंस पैरामीटर के लेवल 2 पर होने की वजह से उसके सोचने समझने की शक्ति आम इंसानों से कई गुना आगे निकल चुकी थी। उसे किसी भी किताब को घंटों रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस एक बार ध्यान से देखना ही काफी था। लेकिन वो इस सच को दुनिया के सामने नहीं ला सकता था। इसलिए उसने बहुत ही समझदारी से एक आदर्श छात्र की तरह जवाब देना शुरू किया। आर्यन, माइक संभालते हुए, थैंक यू मैम। सच कहूं तो पढ़ाई में घंटों की गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि आपका फोकस मायने रखता है। मैंने कभी ये सोचकर पढ़ाई नहीं की कि मुझे टॉप करना है, बल्कि मेरा ध्यान सिर्फ हर एक टॉपिक को गहराई से समझने पर था। जब आप किसी चीज को रटने के बजाय उससे प्यार करने लगते हैं, तो वो अपने आप याद हो जाती है। और इसमें मेरे स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स का सबसे बड़ा हाथ है, जिन्होंने हर मोड़ पर मेरा हौसला बढ़ाया। इस जवाब पर हॉल में बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाईं। इसके बाद ईशानी से भी कुछ सवाल पूछे गए, जिसका उसने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। लेकिन तभी बीच की सीट से एक अधेड़ उम्र का पत्रकार खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी थी और उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह आर्यन को घूर रही थीं। वह इस जिले का सबसे शातिर और खोजी पत्रकार माना जाता था। शातिर पत्रकार, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, आर्यन, तुम्हारी बातें सुनने में बहुत अच्छी और मोटिवेटिंग लगती हैं, लेकिन अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो कुछ कड़वे सच सामने आते हैं। अब से ठीक 3 महीने पहले हुए ग्रेट हिमालयन गेम्स को कोई नहीं भूल सकता, जहां राज्य के 20 से ज्यादा नामी स्कूलों ने हिस्सा लिया था। तुम वहां गए और तुमने अकेले 5 अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और रिकॉर्ड ये कहता है कि तुमने उन 5 में गोल्ड मेडल जीते। यानी खेलों में भी 100% रिजल्ट और अब बोर्ड परीक्षा में भी 99.4% के साथ पूरे जिले में टॉप।
एक साधारण बैकग्राउंड के लड़के के पास इतना समय और इतनी ऊर्जा कहाँ से आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई अलादीन का जादुई जिन्न मिल गया है, या फिर तुमने इस पूरे सिस्टम के साथ कोई ऐसी गुप्त सांठगांठ यानी रिश्वतखोरी की है जो हम आम लोगों को दिखाई नहीं दे रही? ये सवाल सुनते ही पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में साक्षात मौत का सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और पीछे बैठा समीर तो अपनी सीट से उठकर उस पत्रकार को मारने के लिए लपकने ही वाला था कि आर्यन ने बहुत ही ठंडे दिमाग से समीर को आंख के इशारे से बैठने को कहा। आर्यन पहले तो इस सवाल की गहराई को सुनकर हैरान हुआ कि इस पत्रकार ने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल रखी है, लेकिन अगले ही पल उसकी लेवल 2 की अद्भुत बुद्धि, इंटेलिजेंस ने इस जहरीले तीर को एक ढाल में बदलने का रास्ता ढूंढ लिया। आर्यन बिल्कुल शांत और गंभीर आवाज में, सर, आपका ये सवाल लाजमी है और मैं आपकी इस शक का सम्मान करता हूं, क्योंकि जब लोग सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई देखते हैं तो वो अक्सर उस रास्ते के पत्थरों और छालों को देखना भूल जाते हैं। आपने मुझसे पूछा कि क्या मेरी सिस्टम से सांठगांठ है, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, मेरी सांठगांठ है, लेकिन किसी रिश्वतखोरी से नहीं, बल्कि मेरी कड़ी मेहनत और समय के सही प्रबंधन के सिस्टम से। जब मैं खेल के मैदान में उतरता हूं तो मेरा दिमाग किसी और चीज में नहीं होता। वहां मेरा 100% ध्यान सिर्फ खेल पर होता है जो मुझे अनुशासन सिखाता है। और जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मैं पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि खेल की तरह एक चुनौती मानता हूं। इस दुनिया में कोई जादुई जिन्न नहीं होता जो आपकी किस्मत बदल दे। असली जिन्न आपके भीतर की वो आग है जो आपको तब भी सोने नहीं देती जब पूरी दुनिया सो रही होती है। अगर हम अपने दिन के फालतू के कामों को हटाकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो 100% रिजल्ट कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साधारण परिणाम बन जाता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जवाब आज इस देश के हर उस बच्चे को प्रेरित करेगा जो ये सोचता है कि एक साधारण परिवार का लड़का बड़े सपने नहीं देख सकता। आर्यन का ये जवाब सीधा पत्रकार के सीने में तीर की तरह लगा। पूरा हॉल करीब 2 मिनट तक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। वो शातिर पत्रकार बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। आखिरी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी तो एंकर ने आर्यन से पूछा कि वो इस मुकाम पर पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हैं। आर्यन, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने दादा दादी के आशीर्वाद, अपनी मां के अटूट विश्वास और अपने इन अजीज दोस्तों की वजह से हूं। मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अपने हौसले को कभी टूटने मत देना, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस प्रेरणादायक भाषण के बाद स्टेज पर प्रिंसिपल सर और चीफ गेस्ट ने आगे बढ़कर आर्यन को चमचमाती हुई डिस्ट्रिक्ट टॉपर की शील्ड और ईशानी को सेकंड टॉपर का मेडल देकर सम्मानित किया। चारों तरफ कैमरों की फ्लैशलाइट चमक रही थी। घर की दहलीज पर फक्र के आंसू। शाम के वक्त जब आर्यन स्कूल के सभी शिक्षकों और दोस्तों से मिलकर वापस अपने घर की गली में मुड़ा तो दूर से ही उसे अपने घर के बाहर फूलों की मालाएं और मोहल्ले के लोगों की भीड़ दिखाई दी। जैसे ही उसने घर की दहलीज पर कदम रखा, उसकी मां आरती की थाली हाथ में लिए खड़ी थीं। मां की आंखों में खुशी के आंसू साफ देखे जा सकते थे। उन्होंने तुरंत आर्यन के माथे पर तिलक लगाया और उसे गले से लगा लिया। मां भावुक आवाज में, मेरा बेटा, आज तूने मेरी कोख को धन्य कर दिया। जब टीवी पर तेरा वो जवाब सुनाना तो छाती गर्व से चौड़ी हो गई। पूरे मोहल्ले के लोग आज मुझे बधाई दे रहे हैं। दादाजी गर्व से हंसते हुए आर्यन की पीठ थपथपाते हुए, देखा, मैंने कहा था ना कि हमारा आर्यन एक दिन इस खानदान का नाम इतिहास में दर्ज कराएगा। आज उस पत्रकार के सामने जैसे तूने जवाब दिया है बेटा, साक्षात सरस्वती तेरे कंठ में बैठी थी। मुझे आज अपनी बूढ़ी आंखों पर फक्र हो रहा है। दादी जी मिठाई का टुकड़ा आर्यन के मुंह में डालते हुए, हाँ मेरे लाल, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। आज तो टीवी पर तेरा चेहरा देखकर मेरी सारी बीमारियां ही गायब हो गई हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर अपने दादा दादी और मां के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। घर में खुशियों का माहौल था, सब लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन आर्यन के दिल का एक कोना अभी भी अंदर ही अंदर कांप रहा था। वो चाहकर भी पूरी तरह खुश नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका दिमाग बार बार उस जादुई दुनिया की ठंडी कालकोठरी और उसके नन्हे वफादार दोस्त श्वेत शार्दूल के दर्द की तरफ भाग रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि वहां अब क्या हो रहा होगा। रात के 12 बजे, जादुई दुनिया की सुबह और अटूट हौसला। घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 12 बजे पर पहुंची,
असली दुनिया की वो रोशनी और खुशियां एक झटके में ओझल हो गईं। आर्यन की चेतना ने वापस मूनलाइट साम्राज्य के चंदनपुर गांव की उस घने अंधेरे और सीलन भरी कालकोठरी में अपनी आंखें खोलीं। यहां अभी सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। कालकोठरी की छोटी सी खिड़की से सूरज की एक पतली सी किरण अंदर आ रही थी। आर्यन ने जैसे ही अपने बाजू में देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सिस्टम के हीलिंग एलिक्सिर ने अपना कमाल दिखा दिया था। नन्हा श्वेत शार्दूल अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और उसके शरीर के सारे गहरे जख्म भर चुके थे। वो अपनी पुरानी जादुई फुर्ती के साथ कोठरी की दीवारों के आसपास उछल कूद कर रहा था। जैसे ही शार्दूल ने देखा कि आर्यन की चेतना वापस आ गई है, वो तुरंत दौड़कर उसके पास आया। उसने प्यार से अपना छोटा सा सिर आर्यन के घुटने पर रगड़ा और फिर अपनी हल्की नीली आंखों से आर्यन की लोहे की भारी बेड़ियों को देखते हुए उन्हें अपने दांतों से काटने की कोशिश करने लगा। वो अपनी इन मासूम हरकतों से आर्यन को ये समझाना चाह रहा था कि भैया, आप फिक्र मत करो, मैं अब पूरी तरह ठीक हूं और जब तक आप मेरे साथ हैं, मैं इस दुनिया के किसी भी कानून या सैनिक से नहीं डरता। आर्यन ने मुस्कुराकर अपने नन्हे दोस्त के घने सफेद बालों को सहलाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। आर्यन शार्दूल से हौसला बढ़ाते हुए, हाँ मेरे भाई, मुझे पता है कि तुम बहुत बहादुर हो। बस कुछ ही देर की बात है, आज इस गिल्ड मास्टर की अदालत में हमें अपने हक के लिए खड़ा होना है। अगर उन्होंने सही फैसला किया तो ठीक, वरना हम दोनों मिलकर इस पूरी जगह को तहस नहस करके यहां से आजाद हो जाएंगे। ठीक सुबह के 9:45 बजे कालकोठरी का भारी लोहे का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। 4 बख्तरबंद पहरेदार हाथों में भारी जादुई भाले लिए भीतर दाखिल हुए। वे जब कोठरी के अंदर पहुंचे तो आर्यन और शार्दूल को पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें उम्मीद थी कि कल रात के जख्मों की वजह से ये लड़का और उसका जीव अब तक अधमरी हालत में होंगे, लेकिन यहां का नजारा बिल्कुल उलट था। मुख्य पहरेदार कड़कती आवाज में, चलो कैदी, सुनवाई का समय हो चुका है। गिल्ड मास्टर की अदालत सज चुकी है। सीधे आगे बढ़ो और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। सैनिकों ने आर्यन और नन्हे शार्दूल को घेरे में लिया और उन्हें एक लोहे की जादुई गाड़ी में बिठाकर सीधे मूनलाइट गिल्ड के मुख्य सुनवाई वाले भव्य हॉल की तरफ ले चले। अदालत का सन्नाटा, गिल्ड मास्टर का इंतजार। जब आर्यन को लेकर सैनिक उस विशाल अदालत के भीतर पहुंचे तो वहां का माहौल किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले की शांति जैसा था। वो हॉल बहुत बड़ा था, जिसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की दीर्घा बनी हुई थी। मंच पर न्याय के लिए 3 विशाल और भव्य नक्काशीदार कुर्सियां रखी हुई थीं। उन 3 कुर्सियों में से दाएं और बाएं तरफ 2 वरिष्ठ न्यायाधीश बैठे थे, लेकिन बीच वाली सबसे ऊंची और मुख्य कुर्सी अभी तक खाली थी। वहां चंदनपुर गिल्ड के सर्वोच्च शासक गिल्ड मास्टर आकर बैठने वाले थे। आर्यन और नन्हे शार्दूल को हॉल के ठीक बीचों बीच एक लोहे के घेरे में खड़ा किया गया, जहां वे दोनों भारी बेड़ियों और कड़ियों में जकड़े हुए थे। आर्यन ने अपनी गहरी आंखों से चारों तरफ के माहौल को तौला। दर्शक दीर्घा में एक तरफ वाइस गिल्ड मास्टर बैठे थे, जिनके चेहरे पर गहरी चिंता और तनाव की लकीरें साफ दिख रही थीं। वे बार बार आर्यन को देख रहे थे, मानो कह रहे हों कि शांत रहना। दूसरी तरफ वो होटल का घमंडी दलाल अपने टूटे हुए दांतों पर पट्टी बांधे अपने कुछ अमीर साथियों के साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक कमीनी मुस्कान थी, मानो वो आश्वस्त हो कि आज आर्यन को मौत की सजा मिलकर ही रहेगी। और सबसे कोने में डरे और सहमे हुए मासूम समर अपने बूढ़े और अंधे दादाजी का हाथ पकड़े खड़ा रो रहा था। उसे इस बात का गहरा अफसोस था कि उसकी वजह से आज उसका रक्षक आर्यन इस मुसीबत में फंस गया है। पूरी अदालत में फुसफुसाहट चल रही थी। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब बीच वाली खाली कुर्सी पर गिल्ड मास्टर आकर बैठेंगे और इस साम्राज्य के सबसे बड़े संवेदनशील मामले, यानी इंसानों और शार्दूल कबीले के टूटे हुए समझौते पर अपना अंतिम और खौफनाक फैसला सुनाएंगे। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं और सबका दिल तेजी से धड़क रहा था। आगे का सफर और भी रोंगटे खड़े करने वाला होने वाला है। जब बीच की कुर्सी पर गिल्ड मास्टर आकर बैठेंगे तो क्या वे उस अमीर होटल मालिक के पैसों और साम्राज्य के कड़े राजनीतिक दबाव के आगे झुक जाएंगे? क्या वाइस गिल्ड मास्टर की कूटनीति आर्यन को बचा पाएगी, या फिर आर्यन को खुद अपनी बेड़ियां तोड़कर इस अदालत में अपनी ताकत का तांडव दिखाना पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी, एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।